हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 26 मार्च 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 मार्च। गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 मार्च को मनाया गया। तो हर साल ये दिन पूरे विश्व भर में 25 मार्च को मनाया जाता है। इसके लिए थीम रखी गई थी इस साल इंडिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिज्म, अ ग्लोबल इम्परेटिव फॉर जस्टिस। थीम याद रखिएगा। इस दिन की शुरुआत की गई थी 2007 में। और यह दिन क्यों मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि पहले के समय में जो अफ्रीकन पीपल्स हैं उनको गुलाम बनाया जाता था और फिर उनको मेनली अमेरिका के क्षेत्र में गुलाम बना के बेचा जाता था, उनका ट्रेड किया जाता था। तो 16वीं से लेके 19वीं शताब्दी के बीच में यानी 400 सालों में लगभग 15 मिलियन से भी ज़्यादा मैन, वुमेन और चिल्ड्रन जो हैं इनको विक्टिम यानी कि गुलाम बना के बेचा गया था, इनका ट्रेड किया गया था। तो इन्हीं लोगों की याद में ये दिन की स्थापना की गई है। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया रैंक 40th इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ऑफ यूएस गवर्नमेंट। अमेरिकी सरकार के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है। तो अभी हाल ही में यूएसए की यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने पब्लिश किया है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, और इस साल ये 9वां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स था। और 53 ग्लोबल इकोनॉमीज़ यानी कि बड़े बड़े देशों में भारत रहा है 40वें नंबर पे। तो हर साल ये इंडेक्स जारी किया जाता है और इसमें जो विश्व के सबसे बड़े 53 देश हैं उनमें देखा जाता है कि वहाँ पे जो पेटेंट है और जो कॉपीराइट पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में, और उसी के बेसिस पे ये रेटिंग बनाई जाती है, ये रैंकिंग बनाई जाती है। तो भारत रहा इस साल 40वें नंबर पर। भारत का स्कोर था 19.23 50 में से। और इस इंडेक्स में टॉप किया है यूएसए ने। यूएसए का स्कोर रहा 47.64 आउट ऑफ 50। उसके बाद दूसरे नंबर पे रहा यूके जिसका स्कोर था 46.96 आउट ऑफ 50। और तीसरे नंबर पे रहा फ्रांस जिसका स्कोर था 45.75 आउट ऑफ 50। और भारत रहा है 40वें नंबर पे 19.23 पॉइंट्स साथ। नेक्स्ट अपडेट है एशियाज़ लार्जेस्ट टुलिप गार्डन ओपन्स फॉर विजिटर्स इन श्रीनगर। एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन श्रीनगर में आगंतुकों के लिए खोला गया है। तो ये जो गार्डन है ये एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है और ये श्रीनगर में डल झील के पास स्थापित है। इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन और हाल ही में इसे विजिटर्स यानी आगंतुकों के लिए खोला गया है। तो इस टुलिप गार्डन में लगभग 64 टुलिप की वैरायटीज़ के 15 लाख से भी ज़्यादा फ्लावर दिखाए जाएंगे। और ये जो गार्डन है ये ओपन किया गया था 2007 में सबसे पहली बार, और इसे शुरू किया गया था ताकि जम्मू और कश्मीर में फ्लोरिकल्चर और टूरिज़्म को बढ़ाया जा सके। तो हर साल टुलिप फेस्टिवल के टाइम पे इस पार्क को पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है और यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के फ्लावर जो है इनका शोकेस किया जाता है। तो जो जम्मू और कश्मीर है इसकी बात कर लेते हैं। तो इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी और समर कैपिटल है श्रीनगर जबकि विंटर कैपिटल है जम्मू। नेक्स्ट अपडेट है जस्टिस एन.वी. रमन विल टेक चार्ज एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस एन.वी. रमन जी भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तो अभी हाल ही में जो भारत के प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एस ए बोबड़े जी, इनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है और ये रिटायर होंगे 23 अप्रैल को। तो इन्होंने एन.वी. रमन जी का नाम रिकमेंड किया है सरकार को, क्योंकि एन.वी. रमन जी जो हैं ये अभी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज हैं। तो एन.वी. रमन जी भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे अगले। और जो एस ए बोबड़े जी हैं ये 47th चीफ जस्टिस हैं अभी, और जो एन.वी. रमन जी हैं ये बनेंगे भारत के 48th चीफ जस्टिस, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है उमंग बोहरा हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड ग्लोबल सीईओ ऑफ सिप्ला। उमंग बोहरा जी को सिप्ला के एमडी और ग्लोबल सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो सिप्ला आप सभी को पता है एक फार्मास्यूटिकल फर्म है बहुत बड़ी। तो इन्होंने अभी हाल ही में उमंग बोहरा जी को अपना एमडी और ग्लोबल सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त कर लिया है। तो जो उमंग बोहरा जी हैं 2016 में ये चुने गए थे यहाँ के एमडी और ग्लोबल सीईओ, और हाल ही में इन्हें 5 साल के लिए फिर से एमडी और ग्लोबल सीईओ नियुक्त कर लिया गया है। तो इनका कार्यकाल बढ़ गया अब 2026 तक का। और जो सिप्ला है इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है
YK हैमिद। नेक्स्ट अपडेट है, अल्बिन कुर्ती हैज़ बिन री इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कोसोवो फॉर द सेकेंड टाइम। अल्बिन कुर्ती को दूसरी बार कोसोवो के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो ये हैं अल्बिन कुर्ती, और हाल ही में इन्हें कोसोवो के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार फिर से चुन लिया गया है। नाम याद रखिएगा, अल्बिन कुर्ती कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? कोसोवो के। बात करते हैं कोसोवो की, तो यहाँ की कैपिटल है प्रिस्टीना, प्रेसिडेंट हैं ग्लॉक कंजूवका, और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट अपडेट है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड खेलो इंडिया स्कीम टिल 2025-26। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2025-26 तक खेलो इंडिया योजना का विस्तार करने की घोषणा की है। तो भारत सरकार ने 2017 में शुरू किया था खेलो इंडिया स्कीम, और ये 2021-22 में समाप्त होने वाला था। तो अभी हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने डिसाइड किया है कि खेलो इंडिया स्कीम को 2025-26 तक के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। तो इसके लिए बजट का एस्टिमेशन भी दिया गया है 8,750 करोड़ रुपए का। और इस साल जो बजट जारी हुआ था, यूनियन बजट 2021-20 का, तो इसमें 657.71 करोड़ रुपए ये एलोकेट किए गए थे खेलो इंडिया स्कीम के लिए, जो कि 2021-22 के लिए थे। और अब 2025-26 तक इसे बढ़ाना है, तो 8,750 करोड़ रुपए बताया गया एस्टिमेशन। तो जो खेलो इंडिया नेशनल प्रोग्राम है, इसको शुरू किया गया था 2017 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत में जो स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम है उसको और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सके, साथ ही जो अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स हैं उनको भी प्रमोट किया जा सके, और कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो हैं ये पार्टिसिपेट करें स्पोर्ट्स में। तो इस कारण से इसे शुरू किया गया था। इसके अंडर में अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिशन होते हैं भारत में, जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होता है, और खेलो इंडिया विंटर गेम्स होता है। नेक्स्ट अपडेट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अप्रूव्स $500 मिलियन लोन डिसबर्समेंट फॉर पाकिस्तान टू सपोर्ट द इकोनॉमी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए $500 मिलियन ऋण वितरण को मंजूरी दी है। तो अब सभी को पता है, कोविड-19 पैंडमिक के कारण पूरे विश्व भर में जो इकोनॉमी है पूरी तरह से डाउन हो गई थी, और पाकिस्तान भी इससे अलग नहीं रहा था। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी डाउन हो गई थी, और जो जीवन यापन है, लोगों का लाइवलीहुड है, वो काफ़ी ज़्यादा लो हो गया था। तो इसी कारण से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अप्रूव किया है $500 मिलियन का लोन, जो कि पाकिस्तान को दिया जाएगा वहाँ की जो इकोनॉमी है उसको सुधारने के लिए, लोगों की जानें बचाने के लिए, और जो वहाँ के लोग हैं उनका जीवन यापन और भी ज़्यादा सुधारने के लिए। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है पाकिस्तान से रिलेटेड। 23 मार्च को पाकिस्तान में मनाया जाता है पाकिस्तान डे, ये भी याद रखिएगा। और 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो 23 मार्च 1940 में आया था लाहौर रिजोल्यूशन, इसी को मार्क करने के लिए 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाया जाता है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, कैपिटल है इस्लामाबाद, और करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में। 190 मेंबर हैं, और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट अपडेट है, श्रीलंका हैज़ इंक्ड $1.5 बिलियन करेंसी स्वैप विद चाइना। श्रीलंका ने चीन के साथ $1.5 बिलियन की मुद्रा स्वैप पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में श्रीलंका ने चाइना के साथ 10 बिलियन युआन यानी कि लगभग $1.5 बिलियन करेंसी स्वैप को एग्रीमेंट को साइन किया है। और ये जो एग्रीमेंट है ये साइन किया गया है ताकि दोनों ही देश के बीच में बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाया जा सके। उसके अलावा दोनों ही देशों के बीच में जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ावा मिले। तो ये जो एग्रीमेंट है ये श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के बीच में और चाइना के पीपल्स बैंक के बीच में साइन किया गया है, और ये वैलिड होगा 3 सालों तक। और करेंसी स्वैप क्या होता है? तो करेंसी स्वैप एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें से दो पार्टी एग्री करती हैं कि आपस में वो जो मनी है यानी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको एक्सचेंज करेंगी लोन के रूप में, और जो इंटरेस्ट है वो अपनी करेंसी में दिया जाएगा। जैसे कि श्रीलंका ने चाइना से लोन लिया है युआन में, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो अपनी करेंसी में देंगे श्रीलंकन रुपये में। तो चाइना की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, और प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। और ये देखिएगा कि करेंसी है रेनमिनबी और यहाँ पे युआन है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। करेंसी का नाम है रेनमिनबी, जबकि युआन जो है ये यूनिट का नाम है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और श्रीलंका की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है श्री जयवर्धने पुरेकोट्टे, प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजापक्षा, प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजापक्षा, और करेंसी है श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट अपडेट है, फिच रेटिंग्स प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP टू ग्रो एट 12.8% फॉर फिजिकल ईयर 22। फिच रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 22 के लिए भारत की GDP 12.8% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है।
तो अभी हाल ही में फिच रेटिंग्स ने अपनी लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में बताया है कि जो भारत की जीडीपी है यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, वो वित्तीय वर्ष 22 में 12.8% की दर से ऊपर उठेगी। तो ये एक्चुअली में जो ये एस्टिमेशन है इसको रिवाइज़ किया गया है। पहले फिच रेटिंग्स ने एस्टिमेट दिया था भारत की जीडीपी 11% की दर से ऊपर उठेगी वित्तीय वर्ष 22 में, और काफ़ी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देखा जा रहा है, इकोनॉमी में काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर बढ़ रही है। तो इस कारण से उन्होंने अपने प्रोजेक्शन को रिवाइज़ किया है और अब नए अनुमान के अनुसार 12.8% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। तो जो फिच रेटिंग है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, सीईओ है पॉल टेलर और इसकी स्थापना हुई थी 1914 में। नेक्स्ट अपडेट है ICGS वज्रा हैज़ बीन कमीशन इनटू द सर्विस एट कट्टुपल्ली चेन्नई। ICGS वज्र को चेन्नई के कट्टुपल्ली में सेवा में लाया गया है। तो ICGS वज्र ये एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जो कि हाल ही में चेन्नई के कट्टुपल्ली में सेवा में लाया गया है। इसको कमीशन किया गया है जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल विपिन रावत जी के द्वारा, और ये उन 7 ऑफशोर पेट्रोल वेसल में से 6वीं ऑफशोर वेसल है जो कि L&T के द्वारा निर्मित की जानी थी। ओके, तो इसका भी निर्माण L&T ने ही किया है और इसका मेनली यूज़ होगा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में, लॉ इन्फोर्समेंट में और जो मैरीटाइम पेट्रोल होता है वहाँ पे। इसके अलावा इस शिप में पॉल्यूशन रिस्पॉन्स इक्विपमेंट कैरी करने की भी कैपेसिटी है, यानी कि ये वो इक्विपमेंट होता है जो वहाँ पे यूज़ होता है जब समुद्र में कोई जहाज़ टूट जाता है और आपने देखा होगा समुद्र के पानी में पूरी तरह से तेल फैल जाता है, तो उस टाइम पे सफाई करने में ये इक्विपमेंट काम आता है। तो ये जो शिप है इसको भी कैरी कर सकती है और इसका मेन काम होगा जो समुद्री एरिया है भारत में, कोस्टल रीजन है, वहाँ पर सर्वेलेंस करना। नेक्स्ट अपडेट है प्रोफेसर शरद पगारे विल बी कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस व्यास सम्मान 2020। प्रोफेसर शरद पगारे जी को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो ये हैं प्रोफेसर शरद पगारे जी और इन्हें प्रेस्टिजियस यानी कि प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा और इन्हें ये सम्मान दिया जाएगा इनकी नोवेल के लिए। इनकी नोवेल का नाम याद रखिएगा, नोवेल का नाम है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। नोबेल का नाम भी याद रखिएगा और इनका नाम भी याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि ये जो व्यास सम्मान है 2020 का, ये 31वां व्यास सम्मान होगा। और जो व्यास सम्मान है ये शुरू किया गया था 1991 में और ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, जो भी हिंदी में लिटरेरी वर्क में आउटस्टैंडिंग काम करते हैं, और इसमें इनाम के रूप में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए आपको PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।